अभी तक हमने सारा का सारा एंडोक्राइन का इंट्रोडक्शन समझ लिया है कि एंडोक्राइन में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब आज से हमारा मेन एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स हैं उनको हम देखेंगे, उनके क्या फंक्शन, उनको कैसे स्टिमुलेट किया जाता है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैंने ये हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें जो ग्लैंड्स आएंगी, यानी कि जो ग्लैंड्स अपने हार्मोन्स को डायरेक्ट ब्लड में छोड़ती हैं और उसका असर पूरी बॉडी में हो सकता है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे आप लोग सब जानते हैं कि ये हमारी कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड है ना, हमारी टेस्टिस है, ओवरीज है, एड्रिनल ग्लैंड है, हमारी बॉडी है। ये सब क्या है, कोई ना कोई ऑर्गन है या ग्लैंड्स हैं, है ना। इनको कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलते हैं, है ना। और एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, है ना। और इन सब का बॉस कौन है, पीनियल ग्लैंड है, ठीक। यानी कि अल्टीमेटली ये जो है वो इन ग्लैंड्स का भी बॉस है। अगर इनमें से कोई भी ग्लैंड ठीक से काम नहीं करेगी, ये सिस्टमेटिकली काम हो रहा है, ये 3-4 ग्लैंड ऐसी है जो आपसी कॉम्बिनेशन के साथ में, कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करती हैं। जैसे अगर एड्रिनल ग्लैंड या थायराइड ग्लैंड ये काम नहीं कर रही, मान लीजिए थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है, थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है ना, तो इसको हम एक बीमारी आ जाएगी। मैंने कल आपको समझाया था कि अगर जब तक सिस्टम ठीक काम कर रहा है और कोई भी उसमें गड़बड़ी नहीं है तो हमें उससे छेड़छाड़ करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। वो पेशेंट नहीं है, वो नॉर्मल व्यक्ति है। वो पेशेंट कब बनता है, एक आदमी मरीज कब बनता है, जब उसके अंदर मर्ज आ जाता है। कब बनता है मरीज, जब उसके अंदर मर्ज आ जाता है ना। तो मर्ज मतलब बीमारी आ जाती है, तब वो बीमार है ना, तब वो बीमार है। अगर मेरे ही बॉडी के अंदर आज पैंक्रियाज ठीक से काम कर रहा है, इंसुलिन बना रहा है, सारे हार्मोन्स बना रहा है, केमिकल बना रहा है, तो मैं क्यों किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा, है ना। मैं कब जाऊंगा, या तो मेरी शुगर लेवल बढ़ रही होगी, या मेरा डाइजेशन ठीक नहीं होगा, या मुझे कुछ खाने से संबंधित समस्या होंगी, मैं फिर किसी डॉक्टर के पास जाऊंगा। डॉक्टर कहेगा कि वो डायग्नोज करेगा कि भाई आपका ये ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा। जैसे वो ये कहेगा कि आपका ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा, यानी कि मैं क्या हो गया, बीमार हो गया, है ना। बीमार हो गया यानी कि मेरे शरीर के ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। फिर उसका इलाज होगा, फिर उसके इलाज के बाद में उसका ट्रीटमेंट, मतलब इलाज के बाद में वो ठीक होगा, ठीक हो जाएगा तो मैं फिर स्वस्थ हो जाऊंगा, है ना। यानी कि जब तक ये ऑर्गन ठीक से अपने आप काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी शरीर के साथ छेड़छाड़ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है ना। अब लेकिन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, व्यक्ति डॉक्टर के पास तब जाएगा या तो थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा होगा, और थायराइड ग्लैंड जैसे ही कम काम करता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो ये कंडीशन क्या बन जाएगी, ये बीमारी का नाम क्या होगा, हाइपोथायराइडिज्म। यानी कि जब थायराइड ग्लैंड कम काम करता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं, हाइपोथायराइडिज्म, है ना। अब पेशेंट जाएगा कि मुझे डॉक्टर साहब हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, या डॉक्टर ने उसको बताया कि आपका थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है, तो आपको क्या हो गया, हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, ठीक। तो हाइपोथायराइडिज्म हो गया है, इसका मतलब है कि अब इसको ठीक करने की जरूरत है। तो फिर थायराइड के बॉस को ढूंढते हैं कि ये थायराइड क्यों गड़बड़ हो सकता है, क्यों कम काम कर रहा है। दो कंडीशन हो सकती हैं थायराइड के कम काम करने की। पहला, यानी कि उसे उसका रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा है, यानी कि अगर मैं यहां पर क्लास नहीं ले रहा हूं तो 2 वजह हो सकती है, भाई मैं तो हूं लेकिन क्लास नहीं, यानी कि या तो स्टूडेंट नहीं आए हैं, है ना, या मेरी कुछ तबीयत खराब है, यानी कि मैं क्लास नहीं ले रहा, तभी तो ये कंडीशन होगी। स्टूडेंट भी है, मैं भी हूं, और क्लास नहीं हो रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बीमारी होगी ना। आप भी हैं, मैं भी हूं, और सब कुछ ठीक है, तो क्लास होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं कोई वजह है। तो थायराइड की पहली वजह है कि या तो ये खुद बीमार है, तो खुद बीमार कब होगा, जब इसको इसका रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा। तो कल हमने देखा था कि टायरोसिन एमिनो एसिड इसका रॉ मटेरियल है, क्योंकि इससे निकलने वाले हार्मोन्स कौन से हैं, थायराइड से निकलने वाले हार्मोन्स कौन से, T3, T4, ये इसके मेन हार्मोन हैं। कैल्सिटोनिन को बाद में बात करेंगे। तो ये अभी
थायराइड के कौन से हार्मोन है, T3 T4, यानी कि ये अगर ठीक से नहीं निकल रहे हैं इसका मतलब थायराइड बीमार है। बीमार का मतलब उसका बेसिक केमिकल उसे नहीं मिल रहा है जिसको टायरोसिन एमिनो एसिड कहते हैं। अब टायरोसिन एमिनो एसिड नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब कि पेट खराब है, क्योंकि वो कहां से आएगा, पेट में से आएगा। पेट खराब है तो पेट को ठीक करने की जरूरत है। दूसरा ये भी हो सकता है कि हम वो प्रोडक्ट खा ही नहीं रहे जो हमें टायरोसिन एमिनो एसिड दे सकते थे। मैंने कल आपको बताया था कि टायरोसिन एमिनो एसिड आपके भोजन में मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट्स में मिलता है। आप दूध भी नहीं पीते हैं, आप दही भी नहीं खाते हैं, आप छाछ भी नहीं पीते हैं, आप मक्खन भी नहीं खाते हैं, आप पनीर भी नहीं खाते हैं, तो फिर आपको टायरोसिन एमिनो एसिड नहीं मिल सकता। तो यानी कि ये आपकी डाइट की प्रॉब्लम है। तो आपको वहां से इस बीमारी का समाधान निकालना पड़ेगा कि भाई आप दूध भी पी रहे हैं, पनीर भी खा रहे हैं, छाछ भी पी रहे हैं, लेकिन फिर भी टायरोसिन एमिनो एसिड नहीं है, यानी कि फिर आपका पेट खराब है। तो पहला डाइट फिर पेट, तो इन दोनों को ठीक करा, पेट का इलाज करा, पेट का इलाज करा तो फिर आपको टायरोसिन एमिनो एसिड मिलना चाहिए। अब टायरोसिन एमिनो एसिड इसको मिल रहा है लेकिन फिर भी बीमार है, तो एक कारण तो ये हो गया कि भाई इसको टायरोसिन एमिनो एसिड नहीं मिल रहा। वो हमने देखा कि वो कहां से आएगा, कैसे आएगा, तो उसका ट्रीटमेंट करा। तो हम थायराइड के इलाज में उस ट्रैक पे भी काम करते हैं। दूसरा कि अगर टायरोसिन एमिनो एसिड उसे मिल रहा है तो फिर क्यों बीमार है, तो ये भी हो सकता है कि भाई ये थायराइड ग्लैंड को जो बॉस है वहां से ही मैसेज नहीं आ रहा है कि भाई इसको काम करना है। इसको काम करने वाला इसका बॉस कौन है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड में भी कौन सी ग्लैंड है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका बॉस कौन है, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से इसको मैसेज ही नहीं जा रहा कि भाई आपको काम करना है, तो ये काम करेगा क्यों, जब ये ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये काम तब भी नहीं करेगा जब इसका बॉस इसको ऑर्डर नहीं देगा। ठीक, अब जब यही काम नहीं करेगा तो फिर ये काम नहीं करेगा। और इसको कौन ऑर्डर देता है, इसको कौन ऑर्डर देता है, तो हाइपोथैलेमस देता है। तो हाइपोथैलेमस इसको ऑर्डर नहीं दे रहा तो ये काम नहीं कर रहा, और इसको ऑर्डर हाइपोथैलेमस नहीं दे रहा, तो हाइपोथैलेमस इसको ऑर्डर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि इसका बॉस कौन है, पीनियल ग्लैंड है। यानी कि हाइपोथैलेमस को पीनियल ग्लैंड से ऑर्डर ही नहीं आ रहा है। तो ये इसको ऑर्डर देता है, ये इसको ऑर्डर देता है, ये इसको ऑर्डर देता है, तब जाकर ये अपना T3 T4 निकालता है। तो दो कारण मैंने आपको बताए। पहला कारण कि भाई ये खुद बीमार है, खुद बीमार का मतलब कि T3 T4 को रिलीज नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि इसको टायरोसिन एमिनो एसिड नहीं मिल रहा है। और दूसरा कारण ये है कि इसका बॉस उसको ऑर्डर ही नहीं दे रहा, तो उस कंडीशन में ये हाइपोथायराइडिज्म में चला जाएगा। ये अब नेचुरल प्रोसेस हो गई, यानी कि बीमार हो गया। अब बीमार होने के बाद हम वो न्यूरोथेरेपिस्ट के पास जाएगा, तो न्यूरोथेरेपिस्ट क्या करेगा, पहली कंडीशन का मैंने इलाज बताया कि हम पेट का इलाज करेंगे, डाइट को चेंज करेंगे, डाइट में आपको अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व करेंगे, पेट ठीक करके उसको एब्जॉर्ब करेंगे और थायराइड की कमी को, की जो बेसिक कमी जरूरत है उसकी कमी को पूरा करेंगे। पहला काम हमने ये किया। दूसरा काम, हम ये जानते हैं कि थायराइड को हम कैसे स्टिमुलेट कर सकते हैं, तो 4 थायराइड से कर सकते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी को कैसे कर सकते हैं, तो 4 थायराइड पी से कर सकते हैं। और हाइपोथैलेमस को कैसे करते हैं, तो 6 मेडुला से करते हैं। और 6 मेडुला के बाद में पीनियल ग्लैंड को हम कैसे स्टिमुलेट करते हैं, तो हाफ कुंडली 40 सेकंड से करते हैं। यानी कि अगर हम इसको सीक्वेंस वाइज स्टिमुलेट कर दें तो ये कनेक्शन, ये रास्ता खुल जाएगा। ये ब्लॉकेज कहीं पर भी ऑर्डर रुका हुआ होगा तो इसको खोल देंगे। तो इन दोनों ही तरीकों से हम थायराइड का इलाज कर सकते हैं। पहला, उसकी बेसिक चीज को, रिक्वायरमेंट को, उसकी जरूरत को कंप्लीट कर कर। दूसरा, उसके ऑर्डर को वहां से जहां ब्लॉकेज हो गई है उसको खोलकर। तो थायराइड को स्टिमुलेट करने का फॉर्मूला क्या बना यहां पर, हाफ कुंडली 40 सेकेंड फॉर पीनियल ग्लैंड, है ना। इसके बाद हाइपोथैलेमस के लिए 6 मेडुला, इसके बाद 4 थायराइड पी फॉर एंटीरियर पिट्यूटरी, और उसके बाद 4 थायराइड जो थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। तो ये एक फार्मूला बना। न्यूरोथेरेपी में बड़ा लॉजिकल फार्मूला है, बहुत लॉजिकल फार्मूला है। जिस तरीके से ये साइंस में स्टिमुलेट होते हैं, यानी कि बॉडी के अंदर अपने आप स्टिमुलेट होते हैं, उसी सीक्वेंस में हमने ये फार्मूला निर्धारित कर दिया। तो इस तरीके से इसका हम इलाज कर सकते हैं। और पेट के लिए तो हमें पता ही है कि हम नॉर्मल, नॉर्मल 4 थायराइड देते हैं, है ना, या 20 टॉप फिंगर और जोड़ देते हैं।
और अच्छा करना है तो सुधाकर दे देते हैं, और अच्छा करना है तो ऑर्गन क्लेंस दे देते हैं, और अच्छा ट्रीटमेंट करना है तो एबीडी सेटिंग दे देते हैं। यानी कि पेट को सेट करने के जितने भी फॉर्मूले हैं फिजिकल प्लस केमिकल हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं जब टायरोसिन एमिनो एसिड नहीं बनेगा। ठीक, तो ये क्या है, इंटरकनेक्टेड है। तो इंटरकनेक्टेड में इस तरीके से काम होता है थायराइड के लिए, और इसी तरीके से काम होता है एड्रिनल ग्लैंड के लिए। एड्रिनल ग्लैंड हमने यहां देखा, इसको मैंने कंप्लीट बताया, ये थायराइड के बारे में था। हम यहां पर देखेंगे कि थायराइड की बीमारी में क्या समस्या होंगी कि हमारा T3 T4 नहीं बनेगा, हमारा कैल्शिटोनिन भी नहीं बनता है। कैल्शिटोनिन का क्या फंक्शन है मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी केवल ये बता रहा हूं कि थायराइड अगर काम नहीं कर रहा है तो इसके 3 हार्मोन नहीं बनेंगे, ये 3 हार्मोन नहीं बनेंगे ना। अगर मैं नहीं आऊंगा तो ना मैं पढ़ा पाऊंगा, ना मैं डायग्नोस कर पाऊंगा, मेरे जो काम है मैं नहीं करूंगा ना। तो ऐसे अगर ये काम नहीं करेगा तो इसके 3 हार्मोन्स हैं, ये 3 हार्मोन ठीक से नहीं बनेंगे, और नहीं बनने की वजह से हमें बीमारियां आ जाएंगी। इसी प्रकार एड्रिनल ग्लैंड है, यहां पर ये एड्रिनल ग्लैंड लिखा हुआ है मैंने। इस एड्रिनल ग्लैंड के 2 हिस्से, कोर्टेक्स भाग और मेडुला वाला भाग। इसको हम एडीआर से स्टिमुलेट करते हैं, इसको स्वेट से करते हैं, है ना। ये इसके 3 हार्मोन हैं, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एंड्रोजेंस। इसके 2 हार्मोन है, इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, है ना। तो न्यूरोथेरेपी का इन पे भी बहुत बड़ा कंट्रोल है। अगर हमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को स्टिमुलेट करना है तो 2 एडीआर देते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को करना है तो 4 एडीआर देते हैं, एंड्रोजन को करना है तो 6 एडीआर देते हैं। इसमें लेफ्ट स्वेट और राइट स्वेट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो अगर ये एड्रिनल ग्लैंड ठीक से काम नहीं कर रही है तो हम इसे डायरेक्ट स्टिमुलेट कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर ये सिस्टमेटिकली देखें तो एड्रिनल ग्लैंड का बॉस कौन है, एंटेरोपिट्यूटरी। एंटेरोपिट्यूटरी का कौन है, हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस का कौन है, पीनियल ग्लैंड। तो सीक्वेंस वही बनेगा, हाफ ओनली 40 सेकंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी। लेकिन अब यहां पर हम क्या लिख देंगे, 6 एडीआर लिख देंगे। तो यानी कि ये इसका ब्लॉकेज, इसका रास्ता भी खुल गया, क्योंकि ऑर्डर तो इसी सीक्वेंस में आने हैं, केवल टारगेट ही तो चेंज होगा। भाई मैं तीर उठाऊंगा, धनुष उठाऊंगा, कभी यहाँ तीर लगाऊंगा, फिर धनुष उठाऊंगा, फिर तीर, फिर यहाँ लगा दूंगा। तो धनुष और तीर तो एक ही है ना, लगाने वाला भी एक ही है, केवल डायरेक्शन ही तो चेंज हो रही है। तो सामने कभी एड्रिनल ग्लैंड आ रहा है, कभी थायराइड आ रहा है, कभी कोई दूसरी ग्लैंड आ रही है, कभी कुछ आ रही है ना। सीक्वेंस तो वही रहेगा, सीक्वेंस तो वही है कि मैंने तीर उठाना है, धनुष उठाना है, फिर मैंने उसे लगाना है, फिर छोड़ देना है। तो इस तरीके से यानी कि सीक्वेंस तो यही रहेगा, केवल टारगेट चेंज होते चले जाएंगे, और टारगेट चेंज होते चले जाएंगे तो उनका लास्ट का जो ट्रीटमेंट है वो चेंज होता चला जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से अगर हम यहाँ देखें, ये मेमरी ग्लैंड्स को काम कर रहा है, फीमेल की ब्रेस्ट पे काम कर रहा है ये फॉर्मूला। तो अगर मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उसके ब्रेस्ट के अंदर, तो हम यही फार्मूला देंगे। और चेस्ट को हम कैसे स्टिमुलेट करते हैं, 8 चेस्ट ओनली देकर, डायरेक्ट हम चेस्ट को टच करते हैं, ब्लड सप्लाई बढ़ाते हैं, यानी कि ब्लड सप्लाई बढ़ा रहे हैं हम वहां पर जाकर, तो 8 चेस्ट ओनली देकर हम ब्रेस्ट को स्टिमुलेट करते हैं, वहां पर प्रोलैक्टिन बनाएंगे। तो फॉर्मूला यही रहेगा, केवल उसमें लास्ट टारगेट चेंज होता चला जाएगा। अब यहां पर टेस्टिस या ओवरीज है ना, दोनों ही है। तो अगर हम फीमेल के लिए बात करेंगे तो फीमेल के लिए राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हम मेल के लिए भी यही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसका टारगेट अलग हो जाता है, वो टेस्टिस पर चला जाता है ना। तो ये सीक्वेंस यही रहेगा, केवल हमारा टारगेट ऑर्गन चेंज होते चले जाएंगे, है ना। तो यहां से ये टारगेट ऑर्गन है कि यहां पर काम होना है, और ये इसको स्टिमुलेट करने वाले ऑर्गन हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि हमारे हार्मोन की 3 कैटेगरी हो सकती है, इनको स्टिमुलेट करने वाले हार्मोन को ये सारे स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज कराने वाले हार्मोन, कि भाई ये हार्मोन यहां से रिलीज हो, इसके लिए ये काम करेंगे, इनको रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं। जब ये निकलते हैं तो इसको रिलीज कराते हैं, ये निकलते हैं तो उनको स्टिमुलेट करते हैं। तो ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रिलीजिंग हार्मोन, और ये हमारा माई बाप हो गया, है ना। माई बाप का मतलब ये हमारी बॉडी का बॉस हो गया, पीनियल ग्लैंड हो गई। इसको बोलते हैं क्राउन ऑफ द बॉडी। क्राउन ऑफ द बॉडी, ये बॉडी के सबसे ऊपर है। हमारे सिर के ऊपर क्या होता है, ताज होता है, तो ये क्राउन हो गया, क्राउन ऑफ द बॉडी। और मास्टर ग्लैंड क्या हो गई, अब इन सब को एक्चुअल में कौन कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी कर रही है। तो ये हमारी मास्टर ग्लैंड कहलाती है। पिट्यूटरी इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, है ना। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस वाइज करते हैं। तो यहां पर हम ये देख रहे हैं
कि यहां पर अल्टीमेटली हमें इनको स्टिमुलेट करने की जरूरत है। हम इनके काम को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, हम इनके कार्य को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक, हम इनके काम को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये सब स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनेंगे, ये स्टिमुलेट करेंगे, रोकेंगे नहीं उसके काम को, क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो यहां पर 6 क्या निकलेंगे, 1 2 3 4 5 6 हार्मोन कौन से निकले, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो आगे किसी ऑर्गन को स्टिमुलेट करेंगे। 6 हार्मोन कौन से निकलते हैं, रिलीजिंग हार्मोन। भाई इन्हीं के स्टिमुलेटिंग हार्मोन के 6 रिलीजिंग हार्मोन होंगे, तो ये 6 रिलीजिंग हार्मोन हो गए। यानी कि हाइपोथैलेमस 6 रिलीजिंग हार्मोन को स्टिमुलेट करता है, रिलीज करता है, 6 रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी 6 स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करती है, अपने अंदर से निकालती है, और ये 6 रिलीजिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन 6 अलग अलग ऑर्गन पर काम करते हैं। पहला हमारा एड्रिनल ग्लैंड, दूसरा हमारी पूरी बॉडी, यानी कि ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, पूरी बॉडी की ग्रोथ कराने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और टारगेट क्या है यहाँ पर, पूरी बॉडी है, कंप्लीट बॉडी है, पूरी बॉडी की ग्रोथ होगी, है ना। और यहाँ पर ये थायराइड ग्लैंड है टारगेट, यहाँ पर हमारी फीमेल की ब्रेस्ट है टारगेट, यहाँ पर ओवरीज और टेस्टिस टारगेट है। तो ऐसे टोटल मिलाकर 6 ये हो जाते हैं, है ना। और 2 हार्मोन ऐसे हैं जहां पर हम किसी को स्टिमुलेट ना कर उसके काम को रोकते हैं। 2 हार्मोन्स ऐसे हैं जो आगे जाकर किसी न किसी हार्मोन को रोकेंगे, काम करने से रोकेंगे। जैसे पहला है प्रोलैक्टिन हार्मोन, रोकने की जरूरत पड़ती है। यहां पर तो हम उसे देख रहे थे, वहां तो अच्छा था, मैंने आपको कल बोला था कि प्रोलैक्टिन हार्मोन अगर फीमेल में बढ़ जाए, जब वो अनमैरिड हो, कोई फीमेल अनमैरिड हो और उस समय पर प्रोलैक्टिन बढ़ जाए तो वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और ये क्या है, एक कंडीशन खराब है ना, ये कंडीशन खराब है, ये तो बीमारी हो गई। हाँ, इसकी एज एक सही समय पर ये बनता तो ये ठीक था, लेकिन अगर ये अनमैरिड गर्ल में बनना शुरू हो जाए तो इसे बीमारी कहेंगे, ये हार्मोन इनबैलेंस कहेंगे। तो प्रोलैक्टिन को रोकना है, अब हमें रोकना ही तो पड़ेगा भाई, वो तो बढ़ता ही चला जा रहा है। तो प्रोलैक्टिन को कौन सा हार्मोन रोकता है, यहां पर मैंने बताया आपको, डोपामाइन रोकता है। तो हमें कैसे भी कर डोपामाइन को रिलीज कराना है। भाई डोपामाइन को रिलीज कराना है, जैसे ही डोपामाइन निकलेगा प्रोलैक्टिन डाउन हो जाएगा। तो प्रोलैक्टिन को रोकने वाले हार्मोन को क्या बोलेंगे, डोपामाइन। तो हम ये कह सकते हैं कि डोपामाइन इज द इनहिबिटिंग हार्मोन फॉर प्रोलैक्टिन, यानी कि डोपामाइन प्रोलैक्टिन के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन हो गया। ये कहेंगे ना, कह सकते हैं कि डोपामाइन प्रोलैक्टिन के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन है। तो ये यहां से ही इसी सीक्वेंस में निकलेगा। हम यहां पर जब ट्रीटमेंट देंगे सीक्वेंस यही रहेगा। लास्ट में जो टारगेट है, हमें टारगेट क्या करना है, डोपामाइन को करना है, डोपामाइन प्रोड्यूस करना है ना, टारगेट यही रहेगा। तो यहां पर हम डोपामाइन किससे रिलीज करते हैं, 20 मेडुला से, 12 गैस आई से। तो लास्ट में हम इसी सीक्वेंस में 20 मेडुला 12 गैस आई जोड़ देंगे। हाफ कुंडली 40 सेकेंड 6 मेडुला 4 थायराइड पी, 20 मेडुला 6 गैस आई, 12 गैस आई। तो यहां से क्या रिलीज होगा, डोपामाइन रिलीज होगा। और डोपामाइन किसको रोकेगा, प्रोलैक्टिन को रोकेगा। तो प्रोलैक्टिन के लिए इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सा हो गया, डोपामाइन हो गया। मेरी बात समझ आ रही है यहां तक। तो ये सीक्वेंस है। अब इसी प्रकार से बॉडी के अंदर कैंसर की ग्रोथ, मैंने कल आपको बताया था, कैंसर की ग्रोथ हो सकती है, सिस्ट की ग्रोथ हो सकती है, फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ हो सकती है ना, या ट्यूमर की ग्रोथ हो सकती है। तो ये अनवांटेड ग्रोथ है, यानी कि हमारे हित में तो नहीं हो रही। मेरी लंबाई बढ़ती तो अच्छी बात है ना, मेरी स्किन कलर अच्छा होता तो अच्छी बात है, मेरे बाल बढ़ रहे हैं, ये तो बढ़ रहे हैं ना। तो हम तो नहीं कहते भाई बाल बढ़ रहे हैं मुझे टेंशन हो गई। किसी को होती है टेंशन बाल बढ़ने पर, नहीं होती ना। नाखून भी बढ़ते हैं फिर भी टेंशन नहीं होती ना। क्यों, क्योंकि ये हमें पता है ये हमारे लिए नुकसान नहीं करेंगे। कल को ये पता लग जाए ये नाखून जिसके बढ़ते हैं वो बहुत जल्दी राक्षस बन जाएगा, या हार्मोन इनबैलेंस हो जाएंगे उसके अंदर, है ना। जिसके नाखून बढ़ रहे हैं उसके अंदर हार्मोन की दिक्कत आने वाली है, तो बड़ी टेंशन हो जाएगी फिर तो। लेकिन अभी तक तो किसी को हुई नहीं ऐसे, सभी दुनिया के सभी लोगों के बढ़ रहे हैं, तो है हमारे लिए टेंशन का विषय नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे अंदर कोई गांठ है और वो बढ़ती चली जा रही है तो टेंशन है। यार कैंसर तो नहीं हो गया, ट्यूमर तो नहीं हो गया, कुछ और तो नहीं हो गया, टेंशन होगी ना। यानी कि वो एबनॉर्मल ग्रोथ है। तो
एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर, ट्यूमर, सिस्ट और फाइब्रॉइड्स है। फीमेल को अगर यूट्रस में अल्ट्रासाउंड कराने पर सिस्ट आ जाए तो टेंशन हो जाती है, फाइब्रॉइड्स आ जाए तो टेंशन हो जाती है, ट्यूमर हो जाए तो टेंशन हो जाती है, या कैंसर आ जाए तो टेंशन हो जाती है। यानी कि ये टेंशन वाली ग्रोथ है। इस टेंशन वाली ग्रोथ को रोकने के लिए शरीर में एक हार्मोन काम करता है जिसको सोमैटोस्टेटिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? सोमैटोस्टेटिन इज इनहिबिटिंग हार्मोन फॉर ग्रोथ हार्मोन। ये जो ग्रोथ हो रही है शरीर के अंदर, कोई भी ग्रोथ हो रही है वो होती ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही है। शरीर के अंदर कोई भी ग्रोथ हार्मोन की बिना मर्जी के नहीं हो सकती है। मैंने जैसे सेल के चैप्टर में आपको बताया था कि जो राइबोसोम है, राइबोसोम में ही किचन है, राइबोसोम किचन है और उसी के अंदर प्रोडक्ट बनते हैं। चाहे वो अच्छे प्रोडक्ट बनते हों चाहे बेकार प्रोडक्ट बनते हों, वो बनेंगे उसी के अंदर ही। यानी कि कोई बीमारी अगर हमारे शरीर के अंदर बन रही है तो कहीं ना कहीं उसने हमारे सिस्टम पर हाईजैक कर लिया है और वो बीमारी के अनुसार काम कर रहा है। जैसे मैंने कोरोना के उसमें आपको उदाहरण दिया था कि कोरोना शरीर के सिस्टम के अनुसार ही बढ़ता है। अभी जो कैंसर की जो ग्रोथ हो रही है वो भी ग्रोथ हार्मोन की वजह से ही हो रही है। कैंसर की सबसे छोटी और सरल डेफिनेशन है अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल, यानी कि अनवांटेड है। वांटेड ग्रोथ ऑफ सेल कैंसर नहीं है, यानी कि जो मैं चाहता हूं अगर वैसी ग्रोथ है तो ये कैंसर नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं और वैसी ग्रोथ है तो वो अनवांटेड है। यानी कि केवल कैंसर में UN जुड़ जाता है, बाकी सारी की सारी नॉर्मल और सेम है। यानी कि अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। तो ये कैंसर की ग्रोथ हो, नॉर्मल ग्रोथ हो, दोनों के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जब तक काम नहीं करेगा तब तक कैंसर नहीं बढ़ सकता है। ग्रोथ हार्मोन जिंदगी भर काम करता है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ हार्मोन को काम केवल शरीर की लंबाई ही बढ़ाना है, उसका एक काम शरीर की लंबाई बढ़ाना है, लेकिन वो एक दायरे में ही तो बढ़ा सकता है। अगर मैं किसी पाइप को यहां से खींचूं और ये दोनों दीवारों से टकरा जाए तो मैं खींचूंगा तो भी नहीं बढ़ सकती ना, मैं चाहकर भी अब नहीं बढ़ा सकता ना। तो ऐसे ही ग्रोथ हार्मोन आपकी जो लंबाई है एक दायरे में आकर रोक देता है, उससे आगे नहीं बढ़ सकती। जब जॉइंट आपस में जुड़ने लग जाते हैं, जॉइंट आपस में जुड़ने लग जाते हैं, इसके बाद तो बढ़ नहीं सकती। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि ग्रोथ हार्मोन बन ही नहीं रहा। ग्रोथ हार्मोन आपकी लाइफ टाइम बनता है, तभी आपके बालों की ग्रोथ होती है, लाइफ टाइम होती है, दाढ़ी मूंछ आ जाती है। हम 3 दिन अगर शेविंग ना करें तो हमारी शेव बढ़ जाएगी, तो ये ग्रोथ हार्मोन ही तो है ना। बाल बढ़ते हैं, मूंछ बढ़ती है, नाखून बढ़ते हैं, ये सब ग्रोथ हार्मोन से ही बढ़ रहे हैं। अगर ग्रोथ हार्मोन काम नहीं करता तो ये बढ़ते भी नहीं हैं। तो ग्रोथ हार्मोन लाइफ टाइम काम करता है और यहाँ पर ग्रोथ हार्मोन को हमें रोकने की जरूरत है, क्योंकि अब ये हमारे खिलाफ काम कर रहा है। ये कैंसर, ट्यूमर, सिस्ट, फाइब्रॉइड्स की ग्रोथ को बढ़ा रहा है। तो इस हार्मोन को रोकने वाले हार्मोन को क्या बोलते हैं? सोमैटोस्टेटिन कहते हैं। और तो सोमैटोस्टेटिन इज द इनहिबिटिंग हार्मोन फॉर ग्रोथ हार्मोन, यानी कि ग्रोथ हार्मोन को रोकने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? सोमैटोस्टेटिन कहते हैं। और उसको भी हम इसी सीक्वेंस में स्टिमुलेट करेंगे। हाफ कुंडली 40 सेकंड, 6 मेडुला, 4 थायराइड पी, और यहां पर सोमैटोस्टेटिन के लिए क्या दे देंगे? 2 पेन दे देंगे। क्या दे देंगे? 2 पेन दे देंगे। 2 पेन सोमैटोस्टेटिन को रिलीज करता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां पर हमने देखा कि 6 स्टिमुलेटिंग हार्मोन, 6 रिलीजिंग हार्मोन और 2 इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज होते हैं इस सीक्वेंस में। मेरी बात समझ आ गई है ना? ये कब होंगे? जब ये गड़बड़ काम कर रहे होंगे, ये गड़बड़ काम कर रहे होंगे तभी इनको हमें स्टिमुलेट करने की जरूरत है। अगर ये सारा नॉर्मल प्रोसेस चल ही रहा है तो हमें कोई भी किसी भी सिस्टम को छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी सिस्टम को छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है अगर ये अपना काम नॉर्मल चल रहा है। अगर किसी को कुछ ना सिस्ट है, ना ट्यूमर है, ना कुछ है, तो हम सोमैटोस्टेटिन को क्यों रिलीज करेंगे? लेकिन जब पेशेंट हमारे पास ये आएगा कि मुझे सिस्ट हो रही है, फाइब्रॉइड हो रहे हैं, ट्यूमर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, तो हमें फिर सोमैटोस्टेटिन को रिलीज करने की जरूरत पड़ेगी है।
तब हम इसे अपने आर्टिफिशियल तरीके से, हम आर्टिफिशियल तरीका मतलब हम प्रेशर देंगे, कुछ और देंगे, ट्रीटमेंट देंगे, कुछ तो करेंगे ना उसको रोकने के लिए। तो ये तब हमें जरूरत है करने की, नहीं तो ये अपने आप नेचुरल तरीके से काम हो रहा है। आज की डेट में अगर कैंसर नहीं है यानी कि ये काम प्रॉपर हो रहा होगा, मेरी बॉडी उसको रिएक्ट कर रही होगी, है ना। अगर मैं बीमार नहीं हूं इसका मतलब ये नहीं कि मेरे चारों तरफ बहुत अच्छा वातावरण है, इसका मतलब ये है कि मेरी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि इंडिया में रहने वाला व्यक्ति चारों तरफ वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणुओं से घिरा हुआ है। हमारे लैपटॉप पे, हमारे मोबाइल पे, हमारे टॉयलेट में, सब जगह वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु, विषाणु बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन वह हमारे शरीर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। क्यों? क्योंकि मेरी इम्यूनिटी अच्छी काम कर रही है। मेरा एक सिस्टम जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम कह रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है ना। और अगर मैं बीमार हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कीटाणु ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब मेरी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है, मेरी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है और वो इम्यूनिटी उन वायरस, बैक्टीरिया का सामना नहीं कर पा रही है और इसलिए मैं बीमार हो जाता हूँ। फिर जैसे ही 2-3 दिन में अपनी इम्यूनिटी पर काम करता हूँ, थोड़ा खाने पीने का ध्यान करता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज करता हूँ, बॉडी को रेस्ट देता हूँ, फिर मेरी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है और वह इम्यूनिटी उस वायरस, बैक्टीरिया का सामना करती है, उसे लड़कर उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो टोटल मिलाकर क्या हुआ कि मेरी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। मैं वायरस, बैक्टीरिया को तो रोक ही नहीं सकता ना, मैं यहाँ पर कोई मास्क ऐसा तो लगा ही नहीं सकता कि मैं वायरस, बैक्टीरिया मेरे शरीर के अंदर ना जाए। वो मास्क के अंदर से भी कोरोना जाता ही है, वो केवल हमारे लिए है कि हम हाथों से मुंह को, कई हमारी आदत होती है ऐसे कर लेते हैं, मुंह से आदत होती है ऐसे कैसे कर देते हैं, तो इन हाथों से हमारा वायरस अंदर ना जाए इसलिए हम मास्क लगाते हैं। उस मास्क से कोरोना कभी नहीं रुकने वाला है, उस मास्क से कभी कोरोना नहीं रुकता है, लेकिन हमारी आदत है कि हम कभी नाक ऐसे कर लेते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे कर देते हैं, तो ये नाक के थ्रू ऐसे हाथों से हमारे वायरस अंदर ना जाए इसलिए केवल हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सिस्टमेटिकली इस तरीके से हमारे हार्मोन्स का चैप्टर काम करता है। और यह अब हमने क्या समझना है, देखिए ये तो सिस्टम समझ आ गया यहाँ तक का, हमें समझना कि ये कम काम कब करेंगे और ज्यादा कब काम करेंगे, भाई इनका काम करने का तरीका क्या है इनको समझना है। ये समझ आ गए तो इनका तो हमें पता ही चली गया कि हम इनको कैसे स्टिमुलेट करेंगे। तो हम यहां पर एड्रिनल ग्लैंड के पूरे फंक्शन को पढ़ेंगे, हम यहां पर ये देखेंगे कि ग्रोथ हार्मोन हमारी पूरी बॉडी का ग्रोथ करती है, तो इसको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, भाई ये तो पैंक्रियाज का भी करेगा, पूरी बॉडी को ही करेगा। तो और हम यहां पर देखेंगे थायराइड ग्लैंड के क्या फंक्शन है, हम यहाँ पर देखेंगे कि फीमेल के अंदर ब्रेस्ट में जो प्रोलैक्टिन बनता है उसका क्या फंक्शन है, हम यहाँ पर पढ़ेंगे टेस्टिस का क्या फंक्शन है, हम यहाँ पढ़ेंगे कि ओवरीज का क्या फंक्शन है, और हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ये तो पता ही दिया मैंने आपको दोनों का। तो ये जब हम पढ़ लेंगे, इन ग्लैंड के बारे में पढ़ लेंगे, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे को समझ आ जाएगा कि ये ज्यादा काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, कम काम कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, और इसके पीछे का कारण क्या होगा। तो इनको हम डिटेल में, मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि हम थाइमस हमारी जो है, थाइमस तो इसमें है नहीं, ये थायराइड जो है, थायराइड से ये हार्मोन निकलते हैं, इनके फंक्शन हमें पढ़ने हैं। पैराथायराइड से ये हार्मोन निकलता है, पैराथायराइड से पैराथार्मोन निकलता है, एड्रिनल ग्लैंड से ये हार्मोन्स निकलते हैं, और पैंक्रियाज का एंडोक्राइन फंक्शन पढ़ेंगे, और ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकलता है, और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन निकलता है। तो इस तरीके से जब हम इनको पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा।